हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, ऐसा है ना, आज का जो मैं सेमेस्टर थर्ड तुम लोग का जो क्लास ले रहा हूँ, ये क्लास मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित कुमार के नाम से जो चैनल चलता है वो चैनल में भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सर नहीं। तो मैंने दो क्लास इनकम टैक्स का ऑलरेडी आप लोगों को ले रखा था, है ना? तो आज जो ये इनकम टैक्स का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का ये तीसरा क्लास है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई परेशानी होगा तो मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक ना? तो मैं आज लाइव ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ गूगल मीट के माध्यम से, और साथ में ये आपका वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा अपने चैनल में। तो जो स्टूडेंट जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? बेल बटन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशंस जैसे नया वीडियो अपलोड करूंगा आते रहेगा। ठीक है? हाँ पल्लवी, हाँ नलायक, मेरे को पता है तूने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है ना? चैनल सिर्फ सब्सक्राइब करना नहीं है, चैनल पढ़ना भी है, ठीक है? ताकि जो मेरा जो मेन मोटो है कि हाँ मैं कोविड के दौरान जो है दुनिया महामारी के ओर ग्रसित है और हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो ये मोटो जो है वो मेरा सक्सेस हो जाएगा। नलायक, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, सिर्फ सब्सक्राइब करने से नहीं होता है। हाँ कोई बात नहीं, आज मैं सुबह सुबह ले रहा हूं तो उससे क्या दिक्कत हुआ? अगर मैं 9:30 बजे क्लास ले रहा हूं तो उससे क्या दिक्कत हुआ? घर पे रहते हो तभी सोते रहते हो, बताओ नलायक। हाँ, चलिए चलिए, तुम लोग सब फालतू बात कर रहे हो, सब छठे हुए बदमाश लोग, सब मारवाड़ी कॉलेज में, है ना? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखो विजिबिलिटी अगर नहीं होगा बोर्ड का, क्योंकि गूगल मीट में थोड़ा सा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, हमारे घर साइड में नेटवर्क इशू आता है। तो अगर विजिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको फोटो क्लिक करके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, साथ में यूट्यूब में तो डाल ही रहा हूं, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? चलिए, तो आपके मन में क्या क्या डाउट है सर? फैमिली पेंशन को दोबारा बता दीजिए। देखो बेटा, क्या है ना, फैमिली पेंशन समझ लो, फैमिली पेंशन के बारे में समझ लो थोड़ा सा। फैमिली पेंशन मैंने लास्ट क्लास ये कराया था, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे बोल रहे हैं कि दोबारा से करा दो, तो हमारा तो काम ही होता है, लास्ट बच्चे जब तक सेटिस्फाई नहीं हो तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तो फैमिली पेंशन में जो मेन एम्प्लॉय है, इसके जगह में कोई उसके दूसरा फैमिली मेंबर जो है वो आपका क्या कर रहा है, वो आपका रिसीव कर रहा है वो पेंशन अमाउंट को, ठीक है? तो वहां पे हमने देखा था एग्जम्प्टेड अमाउंट, जैसे मान लेते हो कि ये मेरा फैमिली पेंशन है, ये मेरा क्या है बताना, ये मेरा फैमिली पेंशन है। फैमिली पेंशन जो है इसमें लेस कर देंगे हम लोग क्या चीज, एग्जम्प्टेड अमाउंट। तो एग्जम्प्टेड जो है वो लेस कैसे होगा वो समझ लो, एग्जम्प्टेड कितना मिलेगा वो समझ लीजिए। तो एग्जम्प्टेड के लिए रूल दे रखा है, एग्जम्प्टेड के लिए रूल दे रखा है 1/3 ऑफ पेंशन, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000, विच एवर इज लेस। ये दोनों में से जो आपका कम है उतना ही पैसा जो है क्या कहलाएगा, एग्जम्प्टेड कहलाएगा। हाँ सृष्टि, नलायक बोलते क्या हो कि सर बुक में 33 इंटीग्रल 1/3 पर, अरे बेवकूफ लोग, पता नहीं तुम लोग कहां से आ रखे हो, बताओ। हाँ मैं मिटा रहा हूं इसको, देख लो, बुक में ये लिख रखा है 33 1/3%, मैंने लिखा है 1/3, तो इसमें क्या बड़ी बात है भाई? इसको क्या हम कन्वर्ट नहीं कर सकते? देखो तो 33 मल्टीपल 3 99 + 1, तो 100/3%, और जब परसेंट है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 100/3 मल्टीपल 1/100? परसेंट की जगह 1/100, 100 कैंसिल, तो क्या ये 1/3 नहीं आएगा? बताओ, ये बच्चा वाला चीज मेरे को बताना पड़ेगा। चलिए चलिए, आप सब फालतू बात कर रहे हो तुम लोग, रात में जो खाए होंगे वो पचा नहीं होगा, तो उसी को आप क्लासरूम में आके भड़ास निकाल रहे हो, सर आप स्मार्ट लग रहे हैं, ये वो,
पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। चलिए मैं बात करता हूं अब आगे कुछ कुछ अदर टाइप ऑफ इनकम में। नेक्स्ट इनकम है इनकम फ्रॉम एन इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट, देखो इंश्योरेंस एजेंट का बात समझ लो। इंश्योरेंस एजेंट मतलब जरूरी नहीं है, इंश्योरेंस कहने का मतलब दिमाग में चलता है कि सर हमारा जो है वो इनकम फ्रॉम अदर, ये LIC ही दिमाग में चलता है। इंश्योरेंस कहने का मतलब क्या दिमाग में चलता है, LIC दिमाग में चलता है। बट बेटा ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ LIC ही होगा, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी होते हैं जो IRDA से अप्रूवल होते हैं, है ना। हाँ IRDA क्या होता है, नालायक तुम लोग को कुछ नहीं पता, बताओ। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक ना। IRDA तो ये एक अथॉरिटी है जिसके माध्यम से सारे इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तब फिर वो रेगुलेट करता है, ठीक है ना। जैसे SBI बैंकिंग को कंट्रोल करता है, सेबी सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल करता है, वैसे ही IRDA जो है वो इंश्योरेंस बॉडीज को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया। चलिए नहीं समझ में आएगा तो फिर बादाम खाया करो तुम लोग, लायक हो तुम लोग सब। इंश्योरेंस ऑफ एन इंश्योरेंस एजेंट, तो इंश्योरेंस एजेंट में यहां पे भी ना जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, ध्यान से सुनना, जो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है shall be paid commission after deducting TDS डिडक्ट करके करता है, और TDS का परसेंटेज कितना होता है, 5% होता है। TDS का परसेंटेज कितना होता है, 5%। तो सीधा सा बात है, अगर नेट वैल्यू दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉसअप करना पड़ेगा। और ग्रॉसअप के लिए यहां पे सीधा सा बात है, नेट अमाउंट रिसीव कर लेंगे। नेट अमाउंट रिसीव्ड कर लेंगे मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 5 कर दो, क्योंकि ये 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है। तो क्या ये हमारा ऐसे नहीं हो सकता है, देखो तो नेट अमाउंट रिसीव्ड मल्टीपल 100 अपॉन 95, तो आपका कमीशन का जो TDS चार्ज करता है वो मिनिमम पे चार्ज करता है। देखो कुछ कंपनी मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पे चार्ज करता है, जैसे मैंने लॉटरी का बताया था, स्लैब रेट का सबसे मैक्सिमम पे चार्ज करता है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर TDS काटता है या फिर और भी कोई अदर टाइप्स के लोग जो TDS काटते हैं, तो वो जो टैक्स का जो सबसे मिनिमम रेट होता है ना, उस पे TDS काटता है। तो टैक्स का मिनिमम रेट कितना है, 5%। ये मैंने आपको स्लैब बताया था और क्लासेस में भी बता रखा है। हाँ सर याद है, चलो किसको किसको याद है थोड़ा बताना। सौरभ, गुंजन, सृष्टि, अनामिका, चलो बहुत सारे नाम लेना पॉसिबल नहीं है, तो सभी कोई याद है, ठीक है ना। अब 100 के 100 स्टूडेंट है क्लास में अभी, तो 100 का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। चलिए तो सभी को याद है। तो स्लैब रेट जो है मैंने आपको बता रखा था, 0 से लेकर के 2.5 तक में नील होता है, देन 5%, देन 10%, देन 15%, ऐसे करके इधर 2.5 लाख बढ़ेगा, इधर 5% बढ़ेगा ना। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। अच्छा सर ये तो हो गया आपका क्या चीज, ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस एजेंट की बात एज अ कमीशन। तो कमीशन ना मिलेगा इंश्योरेंस एजेंट को। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखो क्या होता है ना बच्चा, हमारा मेरे पास मान ले तो सहजता के लिए मैं बता रहा हूं, ये मैं, हाँ नहीं ठीक है, मैं नहीं, तुम लोग का ही नाम मैं ले लेता हूं। बताओ बोलते हो कि सर मेरा नाम लीजिए, राहुल ने ये नाम बोला कि सर मेरा नाम लीजिए, तो राहुल ही मैं ले लेता हूं। ठीक, तो तेरा ही नाम मैंने ले लिया बच्चा, खुश ना अब। और ये देखो ये तेरी गाड़ी, बड़ा खुश हो गए होगे कि सर गाड़ी भी आपने बना दिया। हाँ कोई बात नहीं, गाड़ी भी मैंने बना दिया। ये गाड़ी है, आपकी गाड़ी है, ठीक है, अंदर दिखाई नहीं दे रहा, बस बाहर से दिखाई दे रहा है। अब मेरे को एक बात बताना, ये आपकी पर्सनल व्हीकल है,
ये आपकी पर्सनल एसयूवी है, पर्सनल गाड़ी है। तो आप अब देखो यहां पे एक और बंदा, एक नाराज था, एक बंदा नाराज था। कौन? रोहित। रोहित बोल रहा था सर मेरा नाम आपने क्यों नहीं लिया? चलो बेटा मैं तेरा नाम भी ले लिया। अब क्या है, रोहित ने क्या किया, रोहित ने क्या किया, ये गाड़ी को बोला कि राहुल से कि भैया तू ऐसा करना, मेरे को ठीक ना भाड़ा पे दे दे, मेरे को दिल्ली जाने हैं, मेरे को कहां जाने हैं? दिल्ली जाने हैं, तुम मेरे को ये गाड़ी 5-10 दिन के लिए दे दो भाड़े पे। क्योंकि राहुल और रोहित दोस्त था, तुम लोग दोस्त हो ना? हाँ दोस्त है सर। तो दोस्त था, तो अब ये राहुल तो बात उठा नहीं सकता है ना, ये तो गाड़ी इसको दे दिया, क्या फ्री में देगा? तो नहीं, जहां पे बात मॉनेटरी बेनिफिट की आती है, कोई फ्री में बात नहीं होती है, तो ये फ्री में नहीं दे रहा है। तो रोहित ने क्या किया, रोहित ने क्या किया, बदले में इस पर्सन को पर डे के हिसाब से पेमेंट किया, और पर डे ₹5000 पेमेंट किया, इंक्लूडिंग ड्राइवर सब दे देकर। बताना 10 दिन के लिए ये गाड़ी ले गया था, तो 10 दिन के लिए इसने टोटल कितना पेमेंट किया? 50,000 किया। तो राहुल को इनकम जो हुआ वो रुपीस कितने का हुआ? 50,000 का हुआ। और ये कौन सा इनकम था? ये इनकम था इस बंदे ने अपने गाड़ी को, मतलब गाड़ी बोले तो क्या, फिक्स एसेट्स को लेट आउट लगाया है। लेकिन क्या इसका फिक्स एसेट्स को लेट आउट लगाना क्या इसका पैसा था? नहीं, मैंने बोला था कि ये पर्सनल है, मतलब ये पैसा उसा नहीं है, ये बस ऐसी बात नहीं उठा सका, इस वजह से इसने क्या किया, इसने ये कर रखा है, लेट आउट दे रखा था। तो बताना ये जो इनकम है, ये इनकम टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? तो सर होगा टैक्सेबल। किस हेड में? अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। किस हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। ठीक है, लेकिन यही अगर मैं बात करूं कि सर ऐसा है ना, अगर ये राहुल का ये बिजनेस होता, जैसे बहुत लोगों ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल का बिजनेस कर रखता है, तो वो फिर आपका यहां पे टैक्सेबल नहीं होता। वो टैक्सेबल किसके हेड में होता? वो पीजीबीपी के हेड में होता, क्योंकि यहां पे आपका वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? तो सर नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। मैं आपको इसके आगे समझा देता हूं। अब देखो, हॉर्स रेसेस से रिलेटेड दो टाइप के, या तो जिस हॉर्स रेस में आपने हिस्सेदारी लिया था, यहां पे आपने मैच जीता, विनिंग किया, तो ये जो है आपका आफ्टर टीडीएस कटेगा इसमें, तो इसको नीड करना पड़ेगा ग्रॉसअप। ये मैंने आपको बता रखा था, ग्रॉसअप करना पड़ेगा हॉर्स रेसेस में। लेकिन एक बात बताओ, हॉर्स को मेंटेन करने के लिए भी कुछ खर्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सर चाहिए। मैंने हिस्सेदारी नहीं लिया, यहां पे चलो एक और बंदे का नाम मैं ले लेता हूं, मोहन। एक बच्चा क्लासरूम में है, मोहन का क्या था, ये बंदा एक दूसरे पर्सन का हॉर्स मेंटेन कर देता था, मेंटेन करता था, कहने का मतलब घोड़े को ठीक ना खाना खिलाना, नहलाना, ये सब काम करता था। बताना क्या ये फ्री में काम करेगा? नहीं, ये इसको रेम्यूनरेशन देगा। तो मोहन को जो रेम्यूनरेशन हो रहा है, ये आपका टैक्सेबल होगा। किस हेड में? टैक्सेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ऐसा है ना, ये तो मोहन तो उस कंसर्न पार्टी का जिसका ये घोड़ा मेंटेन कर रहा है, उसका तो ये एम्प्लॉय ना कहलाए। नहीं बेटा, एम्प्लॉय नहीं कहलाता, ये दिहाड़ी मजदूरी कहलाता है। और दिहाड़ी मजदूरी जो मिलता है वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी पे टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि इसको अगर एक दिन एब्सेंट कर जाएगा, खाना नहीं खिलाएगा, तो इसके पैसे कट जाते हैं। तो आप बोलोगे सर सैलरी में भी तो ऐसा होता है। देखो, सैलरी अलग चीज है, उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रजिस्ट्री होता है, एक साइन होता है, एक बॉन्ड पेपर होता है। यहाँ पे ऐसा कोई बॉन्ड पेपर नहीं है। कल चाहे तो कल ये जॉब छोड़ के भाग सकते हैं। जैसे आपके घर में जो स्वीपर ऊपर आती है ना, वो आपकी एम्प्लॉई नहीं कहलाएगी,
बात समझ में आ रही है? वो लेबर ग्रेड के लोग होते हैं, फोर्थ ग्रेड के लोग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो, अब आप बोलोगे सर फोर्थ ग्रेड तो आपका रांची यूनिवर्सिटी में भी लोग होते हैं, तो क्या वो एम्प्लॉय कहलाएगा? क्योंकि उसका एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से अपॉइंटमेंट हुआ है, इसका कोई प्रॉपर चैनल के माध्यम से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। बात समझ में आया? तो दैट द केस सच टाइप ऑफ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, ठीक ना, ये आपका टैक्सेबल किस हेड में होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर? मैंने आपको लास्ट क्लास जब लेक्चर दिया था यूट्यूब में, तो मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव किसको बोलते हैं, ये बताना, रिलेटिव किसको बोलते हैं। चलिए पहला, हाँ पूजा ने बोला स्पाउस ऑफ एसएससी, बिल्कुल सही बेटा। स्पाउस ऑफ एसएससी जो है, ठीक ना, नालायक स्पाउस क्या होता है बताओ? हाँ, स्पाउस नहीं पता? हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस, हाँ ठीक है। एसएससी का भाई बहन, ठीक है, एसएससी का ब्रदर और सिस्टर ऑफ एंड ऑफ द एसएससी। नेक्स्ट नीलम, हाँ, एसएससी का जो ब्रदर और भाई बहन का जो स्पाउस होगा ना, जैसे मतलब मान लेते हो कि अगर मैं एसएससी हूं और मेरी बहन या मेरी दीदी का हस्बैंड, तो या तो बहनोई या तो जीजा जी कहलाएगा, वो भी रिलेटिव में आते हैं। या फिर भाई का हस्बैंड, भाई का वाइफ, वो भाभी, वो या तो आपका ये, तो वो भी आपके ये में आते हैं, रिलेटिव में आते हैं। बिल्कुल सही नीलम। पेरेंट्स, पेरेंट्स में आपके कौन? हाँ, मदर फादर और ग्रैंड पेरेंट, हाँ आ सकते हैं, तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे। देखो देखो बेटा, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना थोड़ा। पेरेंट्स के लिए मैं मिटा रहा हूं इसको। रिलेटिव में कौन कौन आते हैं मैं समझा देता हूं एक बार अपनी तरफ से। तुम लोग ने, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ये आपका एसएससी है जो टैक्स पेमेंट करता है, ठीक। इसके ऊपर दो लोग होंगे, इसका फादर होगा जो भी है, या इसकी मदर होगी, यही होंगे, हाँ कि नहीं? अच्छा, इसके साइड में ब्रदर होगा। ध्यान से सुनना ये डायग्राम को, मैं मीनिंग ऑफ रिलेटिव बता रहा हूं। लास्ट क्लास मैंने बताया था मीनिंग ऑफ रिलेटिव, मैं आज के क्लास में आगे बता रहा हूं, क्योंकि ये लाइव क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा आप लोग के साथ बातचीत भी करते करते क्लास ले रहा हूं। ये आपका सिस्टर है ना, हो गया। ध्यान से सुनना, इसका स्पाउस, इसका स्पाउस कहने का मतलब क्या? अगर एसएससी मेल है तो फीमेल इसकी स्पाउस हुई, अगर एसएससी फीमेल है तो मेल इसका, मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। अच्छा, ब्रदर का भी स्पाउस, ये रिलेटिव में आएंगे। सिस्टर का भी स्पाउस, ये भी रिलेटिव में आएंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, मदर के ऊपर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ये जीएफ गर्लफ्रेंड मत समझ लेना, नालायक। ग्रैंडफादर मतलब नाना नानी, फादर के भी ऊपर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, दादा दादी, ये रिलेटिव आएंगे। सर इसके ऊपर मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर पर दादा दादी पर नाना नानी ना। अब इसके नीचे आ जाओ, ये लीनियर एसेंडेंट होता है। अब लीनियर डिसेंडेंट आ जाओ। लीनियर डिसेंडेंट में इस बंदे का बेटा, सन या डॉटर, ये भी आएंगे, सन या डॉटर आएंगे। बात समझ में आया? सर इसके स्पाउस बिल्कुल आएंगे, प्लस इसके स्पाउस भी आएंगे, सन और डॉटर के स्पाउस आएंगे। ध्यान से सुनते जाना, हाँ बिल्कुल। अब देखो, सन का सन और डॉटर हो सकता है सर, इसका भी सन और डॉटर हो सकता है, तो इसके भी स्पाउस आएंगे, इसके भी स्पाउस आएंगे। बस इतना ही लोग आपके रिलेटिव में आते हैं। अब बोलोगे सर चाचा चाची, ब्रदर का बेटा अगर हुआ है, सन हुआ है या फिर डॉटर हुई है, तो क्या ये रिलेटिव में आते हैं? नहीं बच्चा, ये रिलेटिव में नहीं आते हैं टैक्स में। सिस्टर का जो भांजा भांजी, क्या ये रिलेटिव में आते हैं? नहीं, ये भी रिलेटिव में नहीं आते हैं। एज पर टैक्स। अब ये मत बोल देना जा करके अपने भांजे को कि बेटा देखो तुम जो है ना भांजा, मेरा रिलेटिव में नहीं है, थप्पड़ मिलेगा तुम लोगों को फिर।
हाँ चलो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मीनिंग ऑफ रिलेटिव में आते हैं। मतलब एसएससी का स्पाउस हो गया, एसएससी के फादर और मदर, या एसएससी ऐसे लिखा रहेगा एसएससी के फादर के स्पाउस, तो फादर का स्पाउस क्या आपके मदर, ठीक ना, या तो ये या तो ऐसे लिखा रहेगा ब्रदर और सिस्टर के फादर और मदर, तो ब्रदर और सिस्टर के फादर मदर मतलब आपका ही बाबूजी और मम्मी का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये नीचे भी बढ़ेगा, ये लीनियर डिसेंडेंट होता है, ये लीनियर असेंडेंट होता है, और ये लीनियर असेंडेंट के स्पाउस होते हैं, ये लीनियर डिसेंडेंट के स्पाउस होते हैं। हाँ चलिए चलिए मैं इसको मिटाता हूं, एक क्वेश्चन में देता हूं आपको। चलिए बच्चा, अब ऐसा है, ध्यान से सुनना, मैंने आपके ग्रुप में देखो क्वेश्चन सेंड कर रखा है ना, वो बना लेना घर पे। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात इसलिए है, आज का क्लास लाइव लेने का मोटो भी यही है कि मैं इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज की बातें कर रहा था। मैं क्या चीज की बातें कर रहा था, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर भी हो सकते हैं और डिबेंचर भी हो सकता है। सिक्योरिटीज कहने का मतलब शेयर भी हो सकता है, और सिक्योरिटीज कहने का मतलब डिबेंचर भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही। तो मेरे को एक बात बताना, जो सिक्योरिटीज हैं इससे आपके दो पार्ट में मैंने बता दिया सर, या तो इक्विटी मैंने बता दिया और मैंने प्रेफरेंस बता दिया, या तो डिबेंचर्स बता दिया, कुछ इस टाइप से। मेरे को एक बात बताना, यहां पे आपको क्या मिलता था, डिविडेंड मिलता था, और यहां पे मेरे को क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, डिविडेंड के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। मैं बात करता हूं इंटरेस्ट के बारे में ना, आज के क्लास में इंटरेस्ट। तो हेडिंग जो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन से, इसको मिटाई, इसको लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूं। मेरे को पता है तुम लोग बहुत तेज बच्चे लोग हो, सर लिख लिए, नालायक। लिखने में कितना समय लगता है बताओ। है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में बच्चा ऐसा है, दो टाइप के सिक्योरिटीज के से पैसे मिलते हैं। मतलब अगर हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, हेडिंग डाल दो, रुक जाओ थोड़ा सा, मत लिखना इसको, ऐसा करो, हेडिंग डाल दो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये हेडिंग हमने डाला, और यहां पे लिखा सिक्योरिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में बच्चा दो टाइप के सिक्योरिटीज होते हैं। पहला तो भैया आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो आपने पढ़ा होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं। दूसरा नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो एक है आपका नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब बताओ नालायक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको बोलेंगे। अरे भैया मेरे, गवर्नमेंट का जो आपका गवर्नमेंट कंपनी का अगर आपने शेयर खरीदा है या डिबेंचर्स खरीदा है, प्रेफरेंसेस या डिबेंचर्स खरीदा है, बॉन्ड खरीदा है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट ने जो आपको इंटरेस्ट दिया, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट हो गए। तो गवर्नमेंट मतलब क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जो हमने पैसा इंटरेस्ट कमाया वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसे अगर आप मान लेते हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हाँ समझ में आ गया, हाँ सर, सीसीएल वाले ने अगर सिक्योरिटीज बेचा है या डिवेंचर बेचा है, उसका खरीदा, तो हाँ ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी होती है, ये भगवान, वैसी कंपनी जिसका 51% से शेयर्स या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, आइदर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आइदर लोकल अथॉरिटी ने, या कंबाइन ऑफ द थ्री, ठीक ना। अगर एक्वायर कर लिया 51% या उससे ज्यादा, तो सच कंपनी इज आ गवर्नमेंट कंपनी। सर पढ़े था, हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा, सेमेस्टर 4 में पढ़ा होगा, नालायक का सेमेस्टर सॉरी ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, सेमेस्टर 4 में भी पढ़ोगे, क्योंकि ये सेमेस्टर 3rd का मैटर है, तो सेमेस्टर 4 में भी आप पढ़ेंगे।
सिक्योरिटीज जो है दो पार्ट में आ गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 सॉरी अंडर सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 और दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर देन, हाँ एक तो हो गया आपका ये, हाँ अदर देन मेंशन्ड सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। मतलब एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 के माध्यम से आ रहा है कि सेक्शन 15 में है, और वैसा सेक्शन जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर अदर देन मेंशन्ड, मतलब इसके अलावे नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज समझ लो कौन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बोलते हैं। तो नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है जिस पर टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और एक होता है आपका लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। तो यही आपके दो चीज होते हैं अलग अलग। पहला तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात हो गई, दूसरा आपका नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात हो गई। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 का बातें करा, देन उसके बाद नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर देन मेंशन ये का बात किया, देन नॉन गवर्नमेंट में जैसे प्राइवेट कंपनी है आपका, टाटा बिरला की कंपनी है, टीसीएस की कंपनी है, अडानी की कंपनी है, या फिर कोई भी इस टाइप की कंपनी है, रिलायंस कंपनी है। तो ये सारी कंपनी जो है ये दो तरह के सिक्योरिटीज मार्केट में लाती है। एक तो आपका लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इसको क्या होता है मैं बताता हूं, इसको नोट डाउन कर लेंगे पहले, बस 2 मिनट में आया। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे चीजों को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होते हैं ना बाबू आपके, अगर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 के माध्यम से हो या तो अदर केस हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक लाइन में बता दूं, मैं बहुत ज्यादा नियम कानून नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से अगर आपको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, तो ये आपका टैक्स फ्री होगा या एग्जम्प्टेड होगा। ये लिख सकते हो कि ये एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा, इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। आइदर आपका वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 वाला मेंशन हो या तो अदर देन आपका ये हो। बात समझ में आया? तो 10 सबसेक्शन 15 वाले में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। हाँ, तो ये जो गवर्नमेंट रिसीव्ड जो इंटरेस्ट हुआ है ये अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 वाला जो है ये आपका एग्जम्प्टेड होगा टैक्स से, इस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम लोग कमर्शियल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ये तो यहीं तक खत्म। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम लोग और कमर्शियल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, कमर्शियल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। हाँ, चलिए लिखेंगे इसको, फटाफट लिखेंगे। चलिए, ये अगर लिख लिया तो मैं इसके आगे की बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने कमर्शियल नॉन गवर्नमेंट, मैं लास्ट में ना इसका टोटल समरी बना दूंगा, ठीक है ना, टोटल समरी बना दूंगा, टेंशन ना लो, बस लास्ट तक क्लास में रहना, लगे रहना। मैं बता रहा हूं क्या चीज, नॉन गवर्नमेंट
नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बेटा नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में दो सिक्योरिटीज की बातें करा मैंने कौन सा सिक्योरिटीज का बात किया? एक बात किया टैक्स फ्री सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दूसरा मैंने बात किया लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो एक बात बताना, लेस टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक सबसे बड़ा बात मैं बता दे रहा हूं, they are always be gross up। ये हमेशा ग्रॉस अप किया जाएगा, याद रखना। आपका टैक्स फ्री जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये हमेशा जो है ग्रॉस अप किया जाएगा, वेदर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन और नॉट, स्पेसिफाइड और नॉट। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है या ना दिया हुआ हो, ठीक ना, और ना दिया हो, परसेंटेज दिया हुआ है चाहे नहीं दिया हुआ है, ऑलवेज ग्रॉस अप किया जाएगा। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ग्रॉस अप का परसेंटेज कितना लेंगे? तो ये एट द रेट ऑफ 10% लिया जाता है। कितना परसेंट लिया जाता है? 10% जो है वो ग्रॉस अप का परसेंटेज लिया जाता है। बात समझ में आया? अच्छा, लेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है बच्चा? हाँ सर समझ में आ गया। हाँ मतलब ऑलवेज ग्रॉस अप कहने का मतलब क्या हो गया? ठीक है, वो हमेशा ग्रॉस अप किया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। हाँ चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लेस टैक्स फ्री में ये कमर्शियल। अच्छा हाँ ठीक है बिल्कुल सही। नालायक तुम लोग बताओ, ये लेस नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में टैक्स फ्री जो है ये लोकल बॉडी इशू कर सकता है, बिल्कुल सही। स्टडी कॉर्पोरेशन इशू कर सकता है, बिल्कुल सही। कंपनी भी इशू कर सकता है। हाँ तुम लोग तेज हो, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। टैक्स फ्री लेस टैक्स में, हाँ लेस टैक्स में नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लमसम अमाउंट जब गिवन रहेगा तभी हम ग्रॉस अप करेंगे। हाँ चलिए तो ये क्लियर हो गया। मैं इसका एक समरी बना देता हूं, बाद में फिर मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है? बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं इसको समझाता हूं पूरा। मैं समरी बना देता हूं। देखो ऐसा है, 2 कॉलम में बना रहा हूं। पहला कॉलम तो सिक्योरिटीज का, दूसरा कॉलम ग्रॉसिंग अप का, बिल्कुल सही, ग्रॉसिंग अप का। 2 अलग अलग कॉलम में बना रहा हूं। ऐसा करता हूं, लिख लेता हूं, फिर मैं आप लोग को वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, समझा के। देखो बेटा इसमें क्या है ना, समझ लो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो आपका क्या है, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 में इंटरेस्ट विल नेवर बी ग्रॉस्ड अप। इंटरेस्ट कभी भी ग्रॉस अप नहीं किया जाएगा। और क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है ऑलवेज टैक्स फ्री होता है। तो जब टैक्स ही नहीं लगना तो ग्रॉस अप क्यों करना? टैक्स हम ग्रॉस अप तो वहां करेंगे ना जहां पे टैक्स लगता है। अच्छा दूसरी बात है, इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर देन ये सेक्शन, तो नेवर टू बी ग्रॉस्ड अप, इसमें भी ग्रॉस अप नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं काटे जाते हैं। तो जब टीडीएस ही नहीं काटे जाएंगे, ग्रॉस अप कहां किए जाते हैं? मैं बार बार बता रहा था, ग्रॉस अप वहीं पे किए जाएंगे जहां पे टीडीएस कटता है, पहले ही से टैक्स काट के पेमेंट होता है। तो जब टीडीएस ही नहीं पेमेंट कटेगा तो ग्रॉस अप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे ग्रॉसिंग अप ना आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेक्शन
10 सबसेक्शन 15 का होगा, ना ही ग्रॉस अप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर देन सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 का होगा। इज इट क्लियर? दोनों में से किसी का भी ग्रॉसिंग अप नहीं होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक ना। मैं इसको आगे नेक्स्ट बता रहा हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। चलो देखो मैं बता रहा हूं लास्ट थर्ड केस, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लिख रखा है ग्रॉस्ड अप द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और परसेंटेज गिवन, इवन देन ग्रॉसिंग अप इज मेन। ठीक है, जब आपका इस केस में, आपका कौन से केस में, टैक्स फ्री वाले केस में, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले केस में इंटरेस्ट का रेट या परसेंटेज जब दिया रहेगा तब ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। लेकिन लेस टैक्स फ्री में, लेस टैक्सेबल गवर्नमेंट से नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर रेट ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है तो फिर ग्रॉसिंग अप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर लमसम अमाउंट दे रखा है तब ग्रॉसिंग अप करते हैं। ध्यान से सुनना मैंने क्या लिख रखा है। इफ रेट ऑफ परसेंटेज इज गिवन, अगर रेट ऑफ परसेंटेज दे रखा है, उल्टा करना है। देखो यहां पे जब रेट ऑफ परसेंटेज दिया रहेगा तब ग्रॉसिंग अप करने हैं। टैक्स फ्री, हाँ बिल्कुल सही, टैक्स फ्री वाले में रेट ऑफ सिक्योरिटीज जब दिया रहेगा तभी करने हैं। और आपका लेस टैक्स फ्री में रेट ऑफ परसेंटेज अगर दे रखा है तो आपको ग्रॉसिंग अप करने की आवश्यकता नहीं है। लमसम अमाउंट दे रखा है तब ग्रॉसिंग अप करने की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल अंजलि कुमारी, बिल्कुल सही, आपने एकदम बिल्कुल सही समझ। नहीं बेटा, वाइस वर्सा वर्ड यूज नहीं करेंगे, वाइस वर्सा क्योंकि अलग चीज होता है। हाँ चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। कल का क्लास जो है, मैं अब नेक्स्ट क्लास जो है रिकॉर्डेड क्लास दूंगा मैं, ठीक ना, यूट्यूब में डायरेक्टली मैं अपलोड कर दूंगा और क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे। जितने भी क्वेश्चन है वो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कल के क्लास में करूंगा, क्योंकि लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया है, ठीक ना। तो अब बस क्वेश्चन करने का, तो मैं कल के क्लास में क्वेश्चन करूंगा, ठीक ना। 4-5 क्वेश्चन मैं करूंगा आपके साथ, ओके। हाँ सर, बुक जो है आरके जैन का ही क्वेश्चन करूंगा, नालायक बताओ। हाँ 25 लिखा हुआ होगा आपके बुक के ऊपर में कॉर्नर में, आरके जैन का, वही से उसी बुक से मैं क्वेश्चन करूंगा। हाँ तो कल क्वेश्चन लेकर के बैठ के रहना, ठीक है ना सारे लोग। चलिए ओके, थैंक यू।